एप्पल, नाइकी या कोका कोला जैसे इन बड़े ब्रांड्स में ऐसा क्या खास है जो बाकी ब्रांड्स में नहीं है? सोचो, क्या कोका कोला से बेटर टेस्ट किसी और सॉफ्ट ड्रिंक का है ही नहीं? या फिर एप्पल से बेटर कोई स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता? पता है 1970s में जब पेप्सी की मैनेजमेंट को ये समझ आ गया कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट या टेस्ट की वजह से नहीं बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वजह से कोक पीते हैं, तो उन्होंने ये बात कस्टमर्स को समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि पेप्सी का टेस्ट कोक से ज्यादा बेटर है। और 1975 में इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। लेकिन समझने की बात तो यह है कि ये ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट सिर्फ इतना ही प्रूव नहीं करते कि पेप्सी का टेस्ट कोक से ज्यादा बेटर है, बल्कि ये टेस्ट इस फैक्ट को प्रूव करते हैं कि ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी के साथ कुछ इस तरह खेलते हैं कि हम रियलिटी को ऑलमोस्ट नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि अमेरिका में 1975 के दौरान पेप्सी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और बाकी पब्लिक प्लेसेस में जाकर लोगों के सामने पेप्सी और कोक को कंपेयर करते थे। ये लोग एक टेबल पर दो व्हाइट कप्स रखते थे जिसमें से एक कप में पेप्सी और दूसरे कप में कोक डाली जाती थी, एंड फिर रैंडमली लोगों को बुलाकर उन दोनों ड्रिंक्स को टेस्ट करने के लिए कहा जाता था। और इस टेस्ट के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जब लोगों को यह पता नहीं होता था कि कौन से कप में पेप्सी और कौन से कप में कोक, तो लोगों ने पेप्सी के टेस्ट को बेटर बताया। बट जब इन कप्स के ऊपर ऑलरेडी ब्रांड का नाम मेंशन था, तब लोगों ने कोका कोला के टेस्ट को बेटर बताया, जबकि रियलिटी में पेप्सी का टेस्ट ही बेटर था, कोक का नहीं। एंड आज भी लोग पेप्सी चैलेंज के नाम से इस ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आज भी पेप्सी के टेस्ट को ही कोक से बेटर बताया जाता है। अगर टेस्ट पेप्सी का अच्छा है तो पेप्सी का मार्केट शेयर भी कोक से ज्यादा होना चाहिए, है ना? लेकिन सच तो यह है कि कोक की ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है कि 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां यूएस में पेप्सी का मार्केट शेयर 25% था, वहीं कोका कोला का मार्केट शेयर 45% था, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अब सोचो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन यह है कि कोका कोला, नाइकी और एप्पल जैसे कई बड़े ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से इन ब्रांड्स ने शुरुआत से ही सिर्फ मार्केट की डिमांड को नहीं बल्कि मार्केट और कंज्यूमर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कैसे? आखिर ऐसी क्या ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से ये ब्रांड्स इतने बड़े बन जाते हैं? एंड आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एग्जांपल है नाइकी का। 2020 में नाइकी की ब्रांड वैल्यू 34.8 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और नाइकी आज दुनिया भर में एथलेटिक शूज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। लेकिन नाइकी की कोर स्ट्रैटेजी सिर्फ अच्छे जूते बनाना नहीं है। नाइकी की कोर स्ट्रैटेजी है हाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग। माइकल जॉर्डन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे कुछ टॉप एथलीट्स नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और नाइकी इन पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है ताकि नाइकी हमारे इमोशंस को यूज करके अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सके। साइकोलॉजी की टर्म्स में इसे कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन इस चीज का असर कंज्यूमर्स के ब्रेन पर किस तरह पड़ता है, आओ इसे समझते हैं। 1920 में साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन एंड रोजेल रेनर ने द लिटिल एल्बर्ट नाम का एक कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया। एंड आज के टाइम पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना सख्त मना है। इन्होंने एल्बर्ट नाम के एक 9 महीने छोटे बच्चे पर यह एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस बच्चे को सबसे पहले एक सफेद चूहा दिखाया गया, फिर एक खरगोश, एक बंदर और फिर कुछ फेदर्स इस बच्चे के सामने रखे गए। एंड शुरुआत में जब भी इस बच्चे ने उन फेदर्स को देखा या टच किया या फिर उन बाकी फर वाले जानवरों को देखा तो उसने कोई भी अलग रिएक्शन नहीं दिया। उसका रिएक्शन एकदम न्यूट्रल था। ऐसा 3-4 बार ट्राई किया गया बट हर बार इस बच्चे का रिएक्शन न्यूट्रल था, मतलब एकदम इमोशनलेस। एंड फिर 2 महीने बाद जब एल्बर्ट 11 महीने का था तो दोबारा से इस बच्चे के सामने एक सफेद चूहा रखा गया। लेकिन उस चूहे को सामने रखने के 2 सेकंड बाद ही एक स्टील की प्लेट पर जोर जोर से हथौड़ा मारकर आवाज भी करी गई। एंड ऐसा होते ही एल्बर्ट डर गया और जोर जोर से रोने लग गया। फिर कुछ दिनों तक इसी चीज को बार बार रिपीट किया गया। 7 बार ऐसा किया गया कि चूहे को एल्बर्ट के सामने रखा जाता था और जोर जोर से आवाज की जाती थी एंड हर बार एल्बर्ट घबराकर रोने लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद कोई भी आवाज किए बिना ही एल्बर्ट के सामने सिर्फ चूहे को रखा गया, पर तब एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखते ही रोने लग गया। एंड 5 दिनों बाद साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन एंड रोजेल राइनर ने यह ऑब्जर्व किया कि एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देख के नहीं बल्कि किसी भी फर वाले जानवर को देखकर रोने लग जाता था। यहां तक कि किसी फर वाले कोट को भी देखकर एल्बर्ट रोने लग जाता था। एंड इसे ही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और कुछ इसी तरह नाइकी भी इन टॉप एथलीट्स के कैन डू स्पिरिट और जस्ट डू इट वाले विनर्स एटीट्यूड के साथ अपने ब्रांड को जोड़ चुका है। अब जो इमोशंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनैलिटी को देखने के बाद ट्रिगर होते हैं, वैसे ही कुछ इमोशंस नाइकी के ब्रांड के साथ भी जुड़ चुके हैं। एंड ज्यादातर नए एथलीट्स या टीनेजर्स नाइकी को टॉप परफॉर्मेंस के एक सिनोनिम की तरह देखते हैं। उनके इमोशंस नाइकी के शूज पहनते ही बदल जाते हैं एंड लोग उन जूतों को पहनने के बाद शो ऑफ भी करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है एंड इसे ही एक ब्रांड नेम की पावर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आइकिया का।
आइकिया 2008 से ही दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर रिटेलर है और आज वर्ल्ड वाइड 450 आइकिया स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि अच्छे डिजाइन्स और अफोर्डेबल फर्नीचर आइकिया की सक्सेस की वजह है, तो शायद आपको थोड़ी और रिसर्च करने की जरूरत है। आइकिया की स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिस्ट को इतनी पावरफुल लगी कि उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को द आइकिया इफेक्ट नाम दे दिया। बट ये स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? मान लो आपने कोई डिश प्रिपेयर की, फॉर एग्जाम्पल भले ही आपने चाय क्यों ना बनाई हो। अब जैसे ही वो चाय आप किसी गेस्ट को पिलाते हो तो आप वेट करते हो कि लोग उस चाय को पसंद करें। आपको उम्मीद होती है कि आपकी बनाई हुई चाय लोगों को पसंद आएगी। बट अगर वही चाय आपके पेरेंट्स या किसी घर के बड़े ने बनाई हो तो आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग उस चाय को पसंद करेंगे भी या नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही नेचुरल फंडा है कि आप जिस भी चीज को अपने हाथों से बनाते हो, आपके कुछ इमोशंस उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं एंड आप इन्वॉल्व फील करते हो। एंड हमारा यही बिहेवियर आइकिया बहुत अच्छी तरह से यूज करता है एंड इसलिए आइकिया रेडी टू असेंबल फर्नीचर्स डिजाइन और सेल करता है, रेडीमेड नहीं। आइकिया के फर्नीचर्स खरीदने के बाद आपको उन फर्नीचर्स को खुद अपने हाथों से जोड़ना होता है एंड असेंबल करने के बाद ही आपका फर्नीचर रेडी होता है। अब जाहिर सी बात है, आपने मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज जोड़ी है तो आपको उसके बाद थोड़ी अचीवमेंट का एहसास भी होगा एंड आप अपनी उस अचीवमेंट को लोगों के साथ शेयर भी करोगे। कोई गेस्ट आपके घर में आएगा तो आप उस फर्नीचर के बारे में जरूर बात करोगे एंड इसे ही द आइकिया इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से आज आइकिया इतना पॉपुलर है। तीसरा एग्जाम्पल है एप्पल का। वैसे इस पर अलग से एक पूरी वीडियो बनानी चाहिए, बट फिलहाल मैं एप्पल की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से शायद आज एप्पल खासकर टीनेजर्स और यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। एप्पल ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स को एक टेक प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि उसके एक कंज्यूमर की आइडेंटिटी के तौर पर बेचने की कोशिश की है। देखो 2006 में एप्पल ने गेट अ मैक कैंपेन लॉन्च किया एंड कुछ कॉमर्शियल्स बनाए जिनमें यह दिखाया जाता था कि एक हिप और यंग दिखने वाला लड़का अपने आप को हाय आई एम मैक कह के इंट्रोड्यूस करता है, जबकि दूसरी तरफ ब्लेजर पहना हुआ थोड़ा ओल्ड दिखने वाला आदमी अपने आप को किसी दूसरे कंप्यूटर ब्रांड की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। एंड कुछ इस तरह एप्पल ने यंगस्टर्स के बीच में अपनी ब्रांड इमेज बनाने की कोशिश की। उसने अपने ब्रांड को यंगस्टर्स के साथ जोड़ दिया। एंड पता है सिर्फ यही तीन नहीं बल्कि कई और ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग हमारी साइकोलॉजी पर कितना ज्यादा असर डालते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी और डिटेल केस स्टडीज पर आगे भी वीडियोस बनाऊं, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।